हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्लास 10 में बायोलॉजी में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसी क्रम में आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं और सभी प्रत्येक भागों का क्या क्या अपना कार्य होता है और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा वीडियो जो है मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आधारित है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से आपने नर जनन तंत्र में पढ़ा था कि मुख्य जनन अंग यानी कुछ मुख्य जनन अंग होते हैं यानी मेन जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग ग्लैंड्स होती हैं यानी हेल्पिंग जेनाइटल ग्लैंड्स होती हैं यानी मुख्य जनन ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम मेन जेनाइटल ऑर्गन्स यानी मुख्य जनन अंग पढ़ेंगे, जो कि मादा में मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरीज। यानी अंडाशय जो है वो मादा का मुख्य जनन अंग है और इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, मुख्य जनन अंग मादा का ओवरीज। ओवरीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि मादा के शरीर में 2 ओवरी उपस्थित होती हैं, संख्या में 2 और जोड़ी में 1 जोड़ी, इसलिए ओवरीज यानी अंडाशय देखते हैं। मादा में 1 जोड़ी अंडाशय श्रोणि यानी पेल्विस गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो देखिए, ये एक संरचना बनाई गई है मादा जनन तंत्र की। तो ये इस मादा जनन तंत्र में जितने मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जनन अंग हैं, वो सब यहाँ पर बने हुए हैं और उनको समझते हैं। तो जैसा कि आपने पहली लाइन देखी कि मादा में 1 जोड़ी अंडाशय श्रोणि पेल्विस गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो इस चित्र में देखिए, आपके ये सेंटर में जो है गर्भाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस बना हुआ है। तो इस गर्भाशय के दोनों साइड में यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक एक अंडाशय स्थित है यानी 2 अंडाशय स्थित हैं। तो जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं? श्रोणि गुहा में यानी पेल्विस के वाली गुहा जो है यानी कमर से नीचे का जो भाग है उस पेल्विस गुहा में जो है अंडाशय गर्भाशय के यूट्रस के दोनों तरफ स्थित होते हैं। यानी संख्या में 2 और जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी फिम्बरी को हिंदी में कहते हैं झालर। यानी जो अंडाशय है वो प्रत्येक यानी जो अंडाशय है या दोनों अंडाशय अंडाशयी फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। तो देखिए, ये अंडाशय बने हुए हैं दोनों साइड में और इनके ऊपर जो संरचना दिख रही है ये कीप नुमा झालर जैसी संरचना है। इसको झालरदार कीप या इंग्लिश में फिम्बरी कहते हैं और इसी के ऊपर एक ये नली जैसी संरचना गई है गर्भाशय तक दोनों तरफ से। तो इस नली जैसी संरचना को जो है अंडवाहिनी या इंग्लिश में फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो इसी फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी से दोनों ही अंडाशय फिम्बरी की सहायता से जुड़े रहते हैं। जैसा कि आपने दूसरी लाइन पढ़ी थी कि प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी फिम्बरी यानी जो अंडाशय हैं वो अंडाशयी फिम्बरी यानी अंडाशय के ऊपर एक संरचना झालर जैसी स्थित है, वो झालर जैसी संरचना फिम्बरी कहलाती है। तो उस फिम्बरी झालर जैसी संरचना द्वारा अंडवाहिनी से जुड़े रहते हैं। यानी ये जो है नलिका जैसी संरचना दोनों साइड में बनी हुई है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो नलिका जैसी ट्यूब जैसी संरचना है इसको हिंदी में अंडवाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो इस फैलोपियन नलिका के द्वारा फिम्बरी या झालरदार संरचना से जो है अंडाशय जुड़ते हैं। इसके बाद अंडाशय का कार्य देखिए क्या है। अंडाशय में अंडे का निर्माण तथा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। यानी महिला के शरीर में यानी जो मादा युग्मक होते हैं
वो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। ओवरीज का काम होता है अंडे का उत्पन्न करना, अंडे का निर्माण करना या अंडाणु का निर्माण करना। तो जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि निषेचन की क्रिया में जो है नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में जो है नर युग्मक के केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में जो है संलयन करते हैं और संलयन करके द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। यही जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण जो है गर्भावस्था का समय पूर्ण करके एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में जन्म लेता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो जो अंडाशय है, इस अंडाशय में यानी अंडाशय स्त्री के शरीर में पाए जाते हैं, यानी मादा जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से मुख्य अंग होते हैं, मुख्य जनन अंग होते हैं अंडाशय, ओवरीज। तो अंडाशय का काम है अंडे का निर्माण तथा इससे लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि किन्हीं एक मादा लिंग हार्मोन्स का नाम लिखिए, तो आप क्या बताओगे? प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है ये मादा लिंग हार्मोन्स है। इसके अलावा अंडाशय यानी ओवरी का कार्य पूछा जाता है, तब आप ओवरी का कार्य बताओगे। ओवरी जो है वो अंडाणु का निर्माण करता है यानी अंडे का निर्माण करता है या अंडाशय में जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने मादा जनन तंत्र में अंडाशय को समझ पाए, यानी जो अंडाशय यूट्रस गर्भाशय के दोनों साइड में यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है स्थित होते हैं। इसलिए मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं और ये अंडाशय जो है फिम्बरी की सहायता से, झालरदार संरचना की सहायता से अंडवाहिनी से जुड़ते हैं। देखिए गर्भाशय के दोनों तरफ जो है अंडवाहिनी भी स्थित होती हैं। अंडवाहिनी अभी आगे पढ़ते हैं। अंडवाहिनी का काम का होता है कि जो मादा के अंडाशय में बने हुए अंडे होते हैं उनको ले जाकर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण करना। यानी निषेचन की क्रिया, एक प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा जनन तंत्र या मादा के किस अंग में पूर्ण होती है, तब आप बताओगे निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। इसके बाद मुख्य जनन अंग आपने अंडाशय देखा। अंडाशय के बाद अब हम देखते हैं सहायक जनन अंग यानी हेल्पिंग जेनाइटल ऑर्गन्स, क्योंकि मुख्य जनन अंग आपका अंडाशय है। अंडाशय के बाद आपके सहायक जनन अंग हैं। सहायक जनन अंग में अगला सहायक जनन अंग यानी पहला जो है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को जो है इंग्लिश में कहा जाता है फैलोपियन नलिका। तो देखिए अंडवाहिनी क्या है, ये एक जोड़ी पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं। जिस प्रकार आप इस संरचना में देख पा रहे हैं कि गर्भाशय, जहां से ये गर्भाशय का एरिया है, यूट्रस का एरिया है, जहां से गर्भाशय समाप्त होता है वहीं से अंडवाहिनी प्रारंभ होती है। अंडवाहिनी गर्भाशय से लेकर के झालरदार फिम्बरी की संरचना तक अंडवाहिनी का निर्माण होता है। तो ये देखिए एक पतली कुंडलित नलिका है और कितनी है? एक जोड़ी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट गर्भाशय के दोनों साइड में अंडवाहिनी उपस्थित होती हैं। तो जैसी एक पहली लाइन की ये एक जोड़ी पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं, तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक जोड़ी यानी एक ये और एक ये दोनों ही क्या है? ये अंडवाहिनी हैं, जिसको इंग्लिश में फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो देखिए यूट्रस के दोनों तरफ जो है अंडवाहिनी पतली कुंडलित नली के आकार जैसी संरचना के रूप में स्थित हैं। इसके बाद आगे देखिए इनके मुख पर कीप के आकार की झालरदार कीप होती है। यानी जहां पर अंडवाहिनी का मुख होता है, यानी जहां पर अंडवाहिनी समाप्त होती है, उस अंडवाहिनी के मुख पर कीप के आकार की संरचनाएं होती हैं, जो कि कैसी? फिम्बरी यानी झालर जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। तो देखिए अंडवाहिनी समाप्त हो रही है और इस अंडवाहिनी के समाप्त होते ही झालरदार कीप जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। ये झालरदार कीप जैसी जो संरचनाएं हैं ये अंडाशय, यहाँ पर क्या होता है? इन झालरदार कीप जैसी संरचनाओं के साथ अंडाशय स्नायु से जुड़ता है, यानी लिंगामेंट से जुड़ा होता है। और ये जो झालरदार कीप जैसी संरचनाएं हैं ये अंडाशय में बने हुए अंडे को
अंडवाहिनी में लाने का कार्य करती हैं। क्योंकि किसी भी मानव के शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में जितने भी अंग बनाए गए हैं, सबका किसी न किसी कार्य के लिए वो अंग हैं, वो अंग किसी न किसी कार्य के लिए उपयोजित हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं झालरदार कीप जैसी संरचना की, यानी फिमरी की, तो ये जो फिमरी है ये अंडाशय में जो अंडे बनते हैं, ओवरी में जो अंडे बनते हैं, उन अंडों को अंडवाहिनी में लाने में मदद करती हैं और साथ में ही अंडाशय को फिमरी से जोड़े रखती हैं लिगामेंट के द्वारा, स्नायु के द्वारा। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। यानी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो निषेचन की क्रिया ना ही गर्भाशय में पूर्ण होती है ना ही अंडाशय में। अंडाशय का कार्य आपको पता हो गया कि अंडाशय अंडे का निर्माण करता है। तो निषेचन की क्रिया जो है वो स्त्री के अंडवाहिनी में, मादा के अंडवाहिनी में पूर्ण होती है निषेचन की क्रिया, या इंग्लिश में फैलोपियन नलिका भी लिखा मिल सकता है। तो आप इसको लर्न करना कि अंडवाहिनी का कार्य होता है निषेचन की क्रिया को पूर्ण करना। हिंदी में इसको तुम्बिका पथ लिखा जाता है और वैसे ज्यादातर इसको अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका ही पढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा सहायक जनन अंग है तीसरा, गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस ये वाली संरचना है यूट्रस की, गर्भाशय। तो देखिए गर्भाशय, जैसा कि हमें गर्भाशय शब्द से ही समझ में आ रहा है, गर्भ से संबंधित होगा। तो गर्भाशय कहाँ स्थित होता है इसके बारे में देखिए। तो गर्भाशय यूट्रस जो है वो मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है। जहां पर हमारा मूत्राशय होता है, मूत्राशय में मूत्र का कलेक्शन होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, यानी जहां पर हमारा यूथ्रा स्थित होता है उस यूथ्रा के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है। यानी यूथ्रा जो हमारा है उसके ऊपर और पीछे गर्भाशय स्थित होता है। इसमें भ्रूण का विकास होता है, यानी जो गर्भाशय है इस गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। यानी आपको पता है कि जो जन्म लेने वाला शिशु होता है उसकी जो गर्भावस्था काल होता है 280 डेज यानी 9 मंथ डेज की जो प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस गर्भाशय में पूर्ण होती है। और गर्भाशय में जो है भ्रूण अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। देखिए जो अपरा है ये अपरा संरचना भ्रूण को मां के गर्भाशय से जोड़े रखती है, और क्योंकि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तब भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पोषण के द्वारा बने हुए वेस्ट मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ भी उसके शरीर से निकलने आवश्यक होते हैं। तो जो गर्भाशय से जुड़ी हुई संरचना अपरा होती है वो शिशु को मां के गर्भाशय से जोड़े रखती है। तो मां के द्वारा प्राप्त किया गया जो पोषण होता है वो अपरा के माध्यम से शिशु के शरीर में पहुंचता रहता है, जिससे शिशु को पोषण की प्राप्ति होती रहती है। इसी के साथ साथ शिशु को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन भी मां के द्वारा, और वो अपरा यानी अपरा वो ट्यूब होती है, अपरा वो माध्यम होता है, वो प्लेसेंटा वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन, उत्सर्जन, श्वसन जैसी क्रियाएं पूर्ण कराता है। तो हम समझ पाए जो हमारा गर्भाशय है ये मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है। इस एरिया को गर्भाशय यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, यानी जब द्विगुणित, जैसा कि आपने पढ़ा है निषेचन की क्रिया में, जब मादा युग्मक नर युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं तो द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। वही द्विगुणित जो जाइगोट होता है, युग्मनज जो होता है, वही भ्रूण में परिवर्तित होता है, और भ्रूण जो है वो मां के गर्भावस्था में यानी मां के गर्भ में 9 मंथ की क्रिया, 280 दिनों की क्रिया को प्रोसेस को पूर्ण करके एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में जन्म लेता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो जो आपका गर्भाशय है, इस गर्भाशय में जो भ्रूण का निर्माण होता है निषेचन की क्रिया के द्वारा, वही भ्रूण का विकास होता है। यानी गर्भाशय को सामान्य भाषा में जो है बच्चादानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का विकास होता है, शिशु का विकास होता है। परंतु हमें इतना ही पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। इसके बाद अब हम देखते हैं योनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैजाइना। तो देखिए इस पूरे नरजनन तंत्र में ये योजाइना वाला भाग है जो कि सबसे बाहर का भाग होता है मादा जनन तंत्र का, मादा जेनाइटल ऑर्गन्स का सबसे बाहरी भाग होता है।
देखिए वेजाइना का कहाँ स्थित होता है, ये मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच स्थित झिल्ली में नलिका होती है। यानी जहां से मूत्र का निष्कासन होता है उस मूत्र मार्ग और गुदा वो भाग है जहां से मल का निष्कासन किया जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन के द्वारा अनेक अपशिष्ट मलमूत्र पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो जो आपने पढ़ा है मलाशय और गुदा, तो मलाशय में जो है मल इकट्ठा होता है और गुदा के माध्यम से जो है मल शरीर के बाहर निकलता है। यानी उत्सर्जी अंग में जो है, अब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बाहरी अंग जो होता है वो गुदा होता है। गुदा के माध्यम से ही जो है मल का निष्कासन होता है। तो जो हमारा मूत्र मार्ग है, यूथ्रा है, जो उस मूत्र मार्ग और गुदा दोनों के बीच, गुदा को एनस कहते हैं, गुदा के बीच जो है एक झिल्ली जैसी संरचना होती है और नलिका के रूप में होती है, जो कि हमारी वेजाइना या योनि कहलाती है। तो देखिए ये सबसे बाहर का हिस्सा है और इस बाहर के हिस्से में जो है मूत्र का भी निष्कासन यानी मूत्र मार्ग भी यही होता है और मूत्र मार्ग के अतिरिक्त यहाँ पर गुदा, तो दोनों के बीच में जो है ये एक झिल्ली में संरचना नलिका के रूप में बनी रहती है, जो कि योनि या वेजाइना कहलाती है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, ये संगम के समय वीर्य ग्रहण करती तथा शिशु जन्म के समय नलिका का कार्य करती है। यानी इसका सबसे पहला जो वेजाइना का काम होता है कि जब संगम की क्रिया होती है, यानी जब निषेचन की क्रिया पूर्ण करने के लिए जो है संयोग की क्रिया होती है, तो उस संयोग की क्रिया में नर में बने हुए शुक्राणु या नर में बना हुआ जो वीर्य होता है वो मादा इसी जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा ग्रहण करती है और इसके साथ साथ जब शिशु का जन्म हो रहा होता है उस समय जो है वेजाइना एक नलिका का काम करती है। यानी वेजाइना के माध्यम से ही शिशु जो है माँ के शरीर से बाहर आता है, माँ के शरीर से यानी जन्म लेता है। तो इस प्रकार ये थे हमारे सहायक जननांग, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। जबकि मुख्य जननांग है हमारा अंडाशय, ओवरी, और सहायक जननांग अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, और योनि, वेजाइना। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़े मुख्य सहायक अंग और मुख्य जननांग, मुख्य सहायक जननांग। इसके बाद आप मुख्य जो है सहायक ग्रंथियां होती हैं, यानी कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं जो भी जो जनन में मदद करती हैं। जिस प्रकार से आपने नर में पढ़ी थी सहायक ग्रंथियां, उसी प्रकार से मादा के शरीर में भी सहायक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि है बार्थोलिन ग्रंथियां। यानी पहली ग्रंथियां हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। तो देखिए बार्थोलिन ग्रंथियों की संख्या जो होती है मादाओं में वो 1 जोड़ी होती है और ये स्थित कहाँ होती हैं, ये मलाशय के बीच में स्थित होती हैं। मलाशय जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, आपको बताया है, आपने मनुष्य का आहार नाल पढ़ा था, तो उस आहार नाल में आपने पढ़ा था सीरियल से, जिसमें सबसे अंतिम अंग मलाशय और गुदा आता है। तो मलाशय में मल का संग्रहण होता है, मलाशय में मल इकट्ठा होता है। तो जो ये बार्थोलिन ग्रंथियां हैं ये 1 जोड़ी होती हैं, यानी संख्या में 2, जोड़ी में 1 जोड़ी, और ये मलाशय के बीच स्थित होती हैं, मलाशय के बीच स्थित होती हैं। और ये इनका काम क्या होता है, ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायक है। यानी ये बार्थोलिन ग्रंथियों से एक चिपचिपा तरल स्रावित होता है और वो चिपचिपा तरल मैथुन की क्रिया में सहायता करता है। मैथुन की क्रिया वो क्रिया होती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलने के लिए जो क्रिया नर और मादा के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके बाद स्तन ग्रंथियां, यानी दूसरी सहायक ग्रंथियों में हमारी दूसरी स्तन ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में मैमेरी ग्लैंड बोलते हैं। तो स्तन ग्रंथियां ये भी मादाओं में स्थित होती हैं। 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं, यानी वक्ष वो हिस्सा है जो उदर से ऊपर का हिस्सा होता है, यानी चेस्ट या सीने का हिस्सा। उस उदर के ऊपर वाले हिस्से में यानी वक्ष के हिस्से में जो है मादाओं के शरीर में
एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां स्थित होती हैं। संख्या में 2 और जोड़ी में 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं? दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। इनसे दुग्ध का स्रावण होता है। मैमेरी ग्लैंड से स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। तो इस प्रकार से जो है स्तन ग्रंथि का कार्य पता चल गया। ये स्थित कहाँ होती हैं? वक्ष के अधर भाग में, यानी मादाओं के शरीर में 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं और इनका काम होता है दुग्ध का स्राव करना, यानी दुग्ध का स्रावण करना। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र में आपने मादा जनन तंत्र के सहायक जनन अंग अंडाशय पढ़ा, उसके यानी मुख्य जनन अंग अंडाशय पढ़ा और सहायक जनन अंग में आपने अंडवाहिनी, उसके बाद में गर्भाशय, योनि, तीनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़ा सहायक ग्रंथियां, यानी मादाओं में सहायक ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां, मैमेरी ग्लैंड्स यानी कि हिंदी में स्तन ग्रंथियां। तो इसी के साथ आज का जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था समाप्त होता है। आप इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यानी मादा जनन तंत्र का साफ और सुंदर सा चित्र बनाना, इसी के साथ पूरे वीडियो में जो बताया गया है उस थ्योरी को अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।